तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं राधिका गुप्ता। और जैसे कि आपको पता है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के ऊपर हम बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कर रहे हैं जो आपके एग्जाम से रिलेटेड बहुत ज़रूरी है, एग्जाम पर्पस के लिए ज़रूरी है। तो फिर प्रीवियस वीडियोस में मैंने कुछ क्वेश्चंस डिस्कस किए थे, आज फिर कर रही हूँ। आप देखिए, सीखिए, सीखते रहिए। वीडियोस बहुत लंबे ना हो, इसी वजह से उसको कुछ सेट्स में हमने डिवाइड कर रखे हैं ताकि आप सीखते रहें, इंटरेस्टिंग आपको लगे, आप कोशिश करते रहें, ट्राई करते रहें। तो स्टार्ट करते हैं। जो क्वेश्चंस प्रीवियस में मैंने कराए थे उसको आप देख लीजिएगा, सीख लीजिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा। आज फिर कुछ क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन हम करते हैं, भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची किससे संबंधित है? विथ वॉट इज द 7th schedule ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिलेटेड? कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर जितने भी स्केड्यूल से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं वो सारे इंपॉर्टेंट होते हैं। तो ये भी 7th schedule के बारे में पूछा है कि 7th schedule जो है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, वो किससे रिलेट करता है, ठीक है, वो किससे रिलेट करता है? भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची, इसको याद रखिए। आपके ऑप्शंस दिए हैं, संघ और राज्य सरकार के बीच शक्ति का वितरण, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बिटवीन द यूनियन एंड द स्टेट गवर्नमेंट। फिर आपके दिए हैं ऑपरेशन ऑफ ट्राइबल एरियाज ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, कंट्रोल एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ scheduled caste and scheduled tribe areas, details of 22 languages recognized by the constitution। ठीक है, ये चार आपके ऑप्शंस दिए हुए हैं। मैं आपको इसका आंसर बता देती हूँ। इसका आंसर है आपका ए। क्या है? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बिटवीन द यूनियन एंड द स्टेट गवर्नमेंट। यूनियन की पावर अलग होती है और स्टेट की पावर अलग होती है, ठीक है। ये उसी पावर को कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, कौन सा पावर किसका है, यूनियन का क्या है और स्टेट का क्या है, वो यहाँ पे 7th schedule में बताया गया है। तो करेक्ट ऑप्शन इज ए, ठीक है, ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 1960 के बाद निम्नलिखित राज्यों का गठन किया गया, उनके गठन का सही क्रम क्या है? ठीक है, द फॉलोइंग स्टेट्स वेर फॉर्म्ड आफ्टर 1960, व्हाट वाज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ देयर फॉर्मेशन? यहाँ पे क्या है, आफ्टर 1960 के बाद कुछ यहाँ पे स्टेट्स को क्या किया गया था, फॉर्म किया गया था, ठीक है, फॉर्म किया गया है। 1960 के बाद के बारे में पूछा है। तो जब ये फॉर्म किया गया था तो वो सीक्वेंस में इसको अरेंज करना है कि पहले कौन सा हुआ है, सेकंड कौन सा हुआ है, थर्ड कौन सा हुआ है, फोर्थ कौन सा हुआ है आफ्टर 1960, याद रखिएगा, ठीक है। हिंदी में क्या है, 1960 के बाद ये सारे स्टेट्स हैं, तो बताना है। मैं आपको तब तक इसका बता देती हूँ कौन से ईयर में क्या हुआ था। ये सारे जो है वो 1960 के बाद हुए थे। हरियाणा आपका हुआ था 1966 में, ठीक है, ये फॉर्म हुआ था। मैं आपको फॉर्म कब हुआ है वो बता रही हूँ। सिक्किम आपका हुआ था 1975 में, ठीक है। नागालैंड आपका हुआ था 1963 में, ओके क्लियर। और गोवा आपका हुआ था 1987 में, क्लियर। अब इससे आपको समझ में आ रहा होगा कि सबसे सीक्वेंस में जो दिया है यहाँ पे ऑप्शंस में आपके कौन से होंगे। तो सबसे पहला हमारा क्या है, नागालैंड, मतलब ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है, पहला सी आएगा। उसके बाद सॉरी, पहला सी आएगा। उसके बाद 63 के बाद कौन सा हमारा है, 1966, मतलब ए आएगा। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा है इसमें, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। सबसे पहले कौन सा हुआ था, 63 मतलब नागालैंड, उसके बाद 66 में हरियाणा, उसके बाद सिक्किम में 75 में, और गोवा हुआ था 87 में, क्लियर। ये मैं आपको ईयर इसीलिए बता दी हूँ ताकि आपको कोई भी कंफ्यूजन इससे रिलेटेड ना हो, ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, देश का दूसरा सर्वोच्च पद कौन सा है, दूसरा, सेकंड, ये आपको पता होगा क्योंकि हमने इसको क्या किया था, डिस्कस कर चुके हैं हम यहाँ प्रीवियस वीडियोस में। अगर आपने देखा होगा तो आपको इसका आंसर पता होगा क्योंकि मैंने ये डिस्कस कर चुका था, ठीक है, मैंने आपको बताया था इसके बारे में। तो क्या है, देश का दूसरा दूसरा सर्वोच्च पद, पद के बारे में पूछा, पोस्ट, विच इज द सेकेंड हाइएस्ट पोस्ट इन द कंट्री। तो हमारा यहाँ प्रेसिडेंट है, गवर्नर है, प्राइम मिनिस्टर है और वाइस प्रेसिडेंट है। जैसे कि आपको पता है सबसे ज्यादा हाईएस्ट पोस्ट, सबसे हाईएस्ट पोस्ट, सबसे ज्यादा अथॉरिटी पावर किसके पास होती है, वो है प्रेसिडेंट हमारे, ठीक है। तो प्रेसिडेंट हमारे सबसे फर्स्ट में आते हैं और सेकंड में हमारे वाइस प्रेसिडेंट आते हैं। तो
वाइस प्रेसिडेंट हमारा क्या है, करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। उपराष्ट्रपति मैं आपको फिर से यहाँ एक्सप्लेन कर देती हूँ, इसको ध्यान से देख लीजिएगा, समझ लीजिए। सबसे पहले होते हैं हमारे प्रेसिडेंट, ठीक है। प्रेसिडेंट के बाद हमारे वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, मैंने आपको बताया हुआ है, आपको याद भी होगा ये चीज। और उसके बाद वाइस प्रेसिडेंट के बाद में हमारे कौन आते हैं, प्राइम मिनिस्टर, पीएम। और उसके बाद यहाँ हमारे कौन से आ जाते हैं, गवर्नर ऑफ द स्टेट, या फिर गवर्नर कह सकते हैं, ठीक है। आपको इन सब के बारे में बहुत अच्छे से पता होगा। तो करेक्ट ऑप्शन है डी, प्राइम वाइस प्रेसिडेंट, जो हमारे सेकंड हाईएस्ट पोस्ट ऑफ द कंट्री में आते हैं, ठीक है। हमारे देश के सेकंड हाईएस्ट पोस्ट में आते हैं, और फर्स्ट में हमारे प्रेसिडेंट आते हैं। क्लियर, कोई डाउट नहीं है इसमें आपको? नेक्स्ट कर लेते हैं फिर। हाँ, तो देखिए, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकरण का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? एक इससे रिलेटेड क्या, ये लगभग ऐसे ही था, लिस्ट वाइज में दिया था, मैंने आपको बताया था। और ये फिर से उसी तरह से क्वेश्चन ये आपको अलग अलग करके भी पूछ सकता है, जो आपकी स्क्रीन पे इस तरह आया हुआ है, आप देखिए इसको। यहाँ पे पूछा है, फ्रॉम विच कंट्री कॉन्स्टिट्यूशन इज द प्रोविजन ऑफ फंडामेंटल राइट इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ये फंडामेंटल राइट किस कॉन्स्टिट्यूशन से आया है, पूछा है, ठीक है। तो ऑप्शंस में आपके दिए हैं कनाडा, यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट और ऑस्ट्रेलिया। आंसर आपको पता होगा कहां से आया हमारा फंडामेंटल राइट, हमारा यूनाइटेड स्टेट से आया है, इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, यूएसए से हमारा ये फंडामेंटल राइट को क्या किया गया, ये प्रोविजन इसका हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आया हुआ है, ठीक है। क्लियर, नेक्स्ट। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में केसरिया रंग किसका प्रतीक है? केसरिया, केसरी भी कहते हैं। तो सैफरन, हिंदी में केसरी, कलर इज द इंडियन नेशनल फ्लैग इज सिंबल ऑफ, ठीक है। हमारे किसके बारे में पूछा है, नेशनल फ्लैग के बारे में पूछा है। तो हमारे नेशनल फ्लैग में कौन कौन से कलर होते हैं, आपको अच्छे से पता है। सैफरन होता है जो सबसे ऊपर होता है, ठीक है। उसके बाद व्हाइट होता है, उसके बाद ग्रीन होता है, आपको अच्छे से पता होगा, सैफरन, व्हाइट और ग्रीन, ठीक है। और बीच में हमारा अशोक चक्र होता है, ठीक, वो किस कलर का होता है, नेवी ब्लू कलर का होता है। क्लियर। तो उसमें हमारे तीलिया जो स्टोक्स कहते हैं वो कितने होते हैं, वो 24 होते हैं। ओके, क्लियर। हाँ, तो हमारा यहाँ पे फर्स्ट वाला नहीं, सेकंड वाला नहीं, थर्ड वाला क्या है हमारा, कौन सा है, थर्ड कलर है हमारा, सॉरी, फर्स्ट वाला कलर कौन सा है हमारा, सैफरन, केसरी। ये कौन सा कलर हमारा क्या सिंबल बताता है इसके बारे में? तो पहले दिया है रेन्यूशिएशन ऑफ मटेरियल गेन्स, पाथ ऑफ ट्रूथ, रिलेशन ऑफ सॉइल एंड प्लांट लाइफ, और करेज एंड सेक्रीफाइस। तो आपको पता होगा करेज एंड सेक्रीफाइस क्या है हमारा, वीरता और बलिदान हमारा क्या है, ये सिंबल देता है केसरी रंग का, ठीक है, सैफरन कलर का। क्लियर, ठीक है। और आपको खैर आपको तो व्हाइट का आपको पता होगा, व्हाइट हमारा किस कलर को सिंबल करता है, पीस का करता है, ठीक है। क्लियर। और हमारा जो ग्रीन, लास्ट वाला जो ग्रीन कलर है, ये किसको सिंबलाइज करता है, ये हमारे फेथ को करता है, ठीक है। फर्स्ट हमारा केसरी किसको करता है, सेक्रीफाइस को करता है, करेज और सेक्रीफाइस को, दोनों में से कोई भी है, दोनों लगभग एक ही है। व्हाइट हमारे पीस को करता है और ग्रीन हमें फेथ का कराता है। क्लियर है, ठीक है। अब पंचायती राज किस वर्ष लोकसभा और राज्यसभा द्वारा पारित किया गया था? तो आपको पता है पंचायती राज, कोई भी पंचायती राज ही है, कोई भी सिस्टम हो, ठीक है, उसको पास करने के लिए लोकसभा और राज्यसभा का क्या चाहिए, कंसेंट चाहिए होता है, ठीक है। इन विच ईयर पंचायती राज वाज पास्ड बाय लोकसभा एंड राज्यसभा। तो इन दोनों से पास होना, इन दोनों का कंसेंट होना बहुत जरूरी है, तभी वो सिस्टम क्या होता है, पास हो सकता है। तो पंचायती राज कब पास हुआ था, लोकसभा और राज्यसभा दोनों से। यहाँ सिर्फ ईयर के बारे में दिया है, आपका डेट भी है इसमें, लेकिन बेसिकली हमारा यहाँ ईयर पूछा है, ईयर हमारा सेम है। इसके कॉन्टेक्स्ट में इसका आंसर बताने से पहले मैं एक चीज और बता दूं कि लोकसभा से इन दोनों का जो डेट है वो दोनों अलग अलग पास हुआ था, ठीक है। तो हमारा लोकसभा से आपका पास हुआ था 22 दिसंबर, ठीक है, और राज्यसभा से पास हुआ था 23 दिसंबर, ठीक है। लोकसभा से 22 दिसंबर और राज्यसभा से 23 दिसंबर, ईयर सेम है। अब मैं आपको यहाँ ईयर बता देती हूँ, ईयर हमारा कौन सा, 1992, ठीक। एक दिन पहले 22 दिसंबर
ठीक है, 22 दिसंबर को लोकसभा से पास हुआ था और ठीक उसके अगले दिन राज्यसभा से 23 तारीख को ये पास हुआ था। सन आपका दिया हुआ है 1992। ठीक है, एक चीज और, अब ये पास होने के बाद हमें पता है कि पास तो हो गया, लेकिन ये फोर्स में कब आता है, इन फोर्स कब होता है। ठीक है, ये फोर्स में आता है, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट ही है, इसको भी आप साथ ही साथ में नोट डाउन कर लीजिए, याद कर लीजिएगा। तो फोर्स में ये कब आया था, डेट याद रखिएगा 24। ये एक याद करने में थोड़ा आप लोग के लिए थोड़ा सा इजी मैं बना देती हूँ कैसे। ठीक है, एक साल बाद, अब 1992 में दिसंबर में तो आपको पता है ये क्या हुआ था, लोकसभा से पास हुआ था और राज्यसभा से। अगर आपको सेपरेटली एग्जाम में पूछता है तो आप इसका आंसर दे दीजिएगा। अगर लोकसभा से पूछता है तो आप 22 दिसंबर 1992 बताइएगा। अगर राज्यसभा के बारे में पूछेगा तो 23 दिसंबर 1992 बताइएगा। यहाँ तक क्लियर। अब यहाँ पे पास के बारे में तो दिया था, अगर ये पूछता है फोर्स में कब आया था, इन फोर्स में कब आया था, पंचायती राज इन फोर्स में कब आया था, तो ये कब आया था 24 अप्रैल 1993। 22 को ये हुआ था, 23 को ये हुआ था, उसके बाद 24 को। ठीक है, आपको याद रखना दिसंबर के बाद अप्रैल में आया था, और जैसे ही 92 नेक्स्ट ईयर तो 93 हो जाएगा, ये आपको पता है। तो कब हुआ था, फोर्स में कब आया था, 24 अप्रैल 1993 में। क्लियर है, समझ में आया इसको। ठीक है, इसको आप याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट कर लेते हैं। हाँ, तो इसमें दिया है भारत में सशस्त्र बल का कमांडर कौन है, कौन होता है, हु इज द कमांडर ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस इन इंडिया। ठीक है, सशस्त्र बल जो आपका दिया है उसका कमांडर कौन होता है, कमांडर। ठीक है, ऑप्शंस आपके दिए हुए हैं, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, डिफेंस मिनिस्टर और चीफ जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। तो आर्म फोर्सेस के बारे में रिलेटेड ये है, तो हमारा इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, प्रेसिडेंट होगा। ठीक है, इसका आंसर प्रेसिडेंट है। प्रेसिडेंट के पास सबसे ज्यादा पावर होता है। ठीक है, तो प्रेसिडेंट के पास अगर सबसे ज्यादा पावर है तो वो क्या करेगा, वो आर्म फोर्स पे भी वो कमांडर उनको भी माना जाता है। और ये दिया कहाँ है, ये हमारे आपके आर्टिकल 53 में क्लियरली मेंशन किया गया है कि प्रेसिडेंट का जो पोजीशन है, प्रेसिडेंट का जो पोजीशन है वो क्या है। ठीक है, तो ये एक मिनट ये सही कर देती हूँ, ये 53 है। ठीक है, आर्टिकल 53 में प्रेसिडेंट का पोजीशन क्या है वो आपका दिया गया है, आप एक बार इसको चेक कर सकते हैं। ठीक है, याद भी कर लीजिएगा इसको। नेक्स्ट, भारतीय संविधान की 12वीं अनुसूची, 12th अनुसूची, ठीक है, में नगर पालिकाओं की शक्ति, प्राधिकारी और उत्तरदायित्व अंतर्विष्ट है, इसको किसके द्वारा जोड़ा गया था। The 12th schedule of the Indian Constitution contains the power, ठीक है, पावर, अथॉरिटीज, रिस्पॉन्सिबिलिटीज और ऑफ किसकी, म्यूनिसिपैलिटीज की। ये कब ऐड हुआ था, किसकी, फिर से एक बार ध्यान से समझिए, म्यूनिसिपैलिटीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, उसकी अथॉरिटीज क्या है, उसकी पावर्स क्या है। ठीक है, ये 12 शेड्यूल में हमें पता है कि ये क्या किया गया है, ऐड किया गया है। ठीक है, 12 शेड्यूल में इसके बारे में दिया गया है। तो 12 शेड्यूल में ये ऐड किस अमेंडमेंट द्वारा किया गया था। ठीक है, किस अमेंडमेंट द्वारा किया गया था। ऑप्शन है सारा आपका 4 ऑप्शंस आपके दिए हुए हैं, 73rd, 74th, 71st और 76th। कोई कंफ्यूजन नहीं है इसमें, हमारा बिना कुछ सोचे आप क्या करिए 74th को टिक कर दीजिए। 74th अमेंडमेंट से हमारा ये 12 शेड्यूल में जो ये म्यूनिसिपैलिटीज की पावर, अथॉरिटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटीज है वो ऐड किया गया है। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं, कौन सा भारतीय राज्य पंचायत राज स्थापित करने वाला पहला राज्य है। ठीक है, हाँ, विच इंडियन स्टेट वॉज द फर्स्ट स्टेट, पहला स्टेट कौन सा है टू स्टैब्लिश पंचायती राज। अभी जिस पंचायती राज के बारे में हम पढ़ रहे थे, तो ये कहाँ स्टैब्लिश हुआ था, सबसे पहले में सबसे पहला राज्य कौन था जहां ये स्टैब्लिश हुआ था। ठीक है, स्थापित करने वाला पहला राज्य, तो ऑप्शंस में है राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश। ठीक, इसके करेक्ट ऑप्शन में आपको बता दूं, अगर आपको आता है तो आप एक बार आप भी ट्राई कर लीजिए। बता देती हूँ, इसका करेक्ट ऑप्शन है ए, पंचायती राज कहाँ हुआ था, सबसे पहले स्टैब्लिश हुआ था राजस्थान। इसके साथ में आपको बता दूं किस डिस्ट्रिक्ट में हुआ था, नागौर। ठीक है, नागौर डिस्ट्रिक्ट में क्या हुआ था,
नागौर डिस्ट्रिक्ट में ये इस्टेब्लिश हुआ था। राजस्थान के कहा? नागौर डिस्ट्रिक्ट में। और कब हुआ था ये भी आपको बता दूं, 2 अक्टूबर को हुआ था 1959 में। क्लियर? याद हो गया आपको? नागौर डिस्ट्रिक्ट में कहा हुआ था? राजस्थान के नागौर डिस्ट्रिक्ट में पंचायत राज इस्टेब्लिश हुआ था। कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1959। नोट डाउन कर लीजिए ये सारा क्वेश्चंस। जितने भी क्वेश्चंस मैं आपको बता रही हूँ सारे एग्जाम पर्पस के लिए इंपॉर्टेंट है, जैसे कि मैं आपको हमेशा बताती रहती हूँ, इसको याद कर लीजिएगा। ठीक है? क्लियर? कुछ क्वेश्चंस और हम कर लेते हैं। सॉरी, हाँ, निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है? ठीक है, समवर्ती सूची। विच ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट्स कम अंडर कंकरेंट लिस्ट? कॉन्करेंट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट के बारे में आपने सुना है, जिसको हिंदी में कहते हैं समवर्ती सूची के बारे में। ये बहुत जरूरी है, इसको मैं आपको बता देती हूँ। जहां पे देखिए कॉन्करेंट लिस्ट में क्या होता है, यूनियन लिस्ट, सॉरी यूनियन और स्टेट, यूनियन और स्टेट, यहाँ क्या होता है, दोनों क्या कर सकते हैं, कानून बनाने के हकदार होते हैं। ठीक है, कानून बनाने के अधिकार में होते हैं, इन दोनों के पास अधिकार है कानून बनाने का, उसको बोलते हैं कॉन्करेंट लिस्ट। क्लियर? ऑप्शंस आपके दिए हैं रेलवे, एजुकेशन, बैंकिंग, फॉरेस्ट और एग्रीकल्चर। आपको एक एक करके मैं बता देती हूँ आंसर बताने से पहले। रेलवे जो है वो हमारा कौन सा है, यूनियन लिस्ट में आता है। ठीक है, ये सिर्फ किसके पास पावर होती है, यूनियन लिस्ट के पास ही पावर होती है, यूनियन लिस्ट में आता है, यूनियन के पास पावर होती है। अब एजुकेशन, एजुकेशन हमारा कॉन्करेंट लिस्ट में आता है। ठीक है, मतलब स्टेट भी कर सकती है और यूनियन भी कर सकती है। बैंकिंग, बैंकिंग भी हमारा यूनियन लिस्ट में आता है। ठीक है, अब फॉरेस्ट है, फॉरेस्ट हमारा कॉन्करेंट लिस्ट में आता है। ठीक है, और लास्ट हमारा एग्रीकल्चर है, एग्रीकल्चर कृषि जो है ये हमारे स्टेट लिस्ट में आते हैं। ठीक है, क्लियर? आंसर क्या, क्वेश्चन क्या पूछा था, कॉन्करेंट लिस्ट में। तो कॉन्करेंट लिस्ट में हमारी दो चीजें आई हैं, एजुकेशन और फॉरेस्ट। तो ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन कौन सा, बी और डी। तो हमारा केवल बी और डी ही करेक्ट आंसर है। क्लियर? समझ में आया? ये कहाँ क्या क्या चीज है, मैंने इसको आपको बता दिया है। कॉन्करेंट लिस्ट क्या है, यूनियन और स्टेट क्या कर सकते हैं, कानून बनाने का उनके पास अधिकार होता है, उसे कॉन्करेंट लिस्ट कहते हैं। रेलवे हमारा यूनियन में आता है, एजुकेशन हमारा किस में आता है, कॉन्करेंट में, बैंकिंग हमारा यूनियन में आता है, फॉरेस्ट कॉन्करेंट में, और लास्टली जो हमारा एग्रीकल्चर है ये स्टेट के पास ही अधिकार होता है, बस यूनियन के पास नहीं होता है। क्लियर है? नेक्स्ट, हिमाचल प्रदेश में लोकसभा में सदस्यों की संख्या है, कितनी सदस्य की संख्या है हिमाचल प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश से लोकसभा की। ठीक है, द नंबर ऑफ मेंबर्स इन द लोकसभा फॉर हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश के लिए, इसमें ज्यादा वो करना नहीं है, बस याद करिएगा लोकसभा किसका, हिमाचल प्रदेश का। तो करेक्ट ऑप्शन इज 4, इसको याद कर लीजिए। ठीक है, क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं है? नेक्स्ट पे जाते हैं, कुछ डाउट होगा तो आप पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में आप पूछ लीजिएगा। क्लियर? ठीक है, नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे दो लिस्ट दी हुई है, लिस्ट 1 और लिस्ट 2। लिस्ट 1 में नेम ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी के बारे में दिया है, और ये क्या है, आर्टिकल दिया है, कौन सा आर्टिकल, और यहाँ 4 ऑप्शंस दिए हैं, इसमें से करेक्ट कौन है वो बताना है, इसको अरेंज करना है। ठीक है, सबसे पहला क्या है हमारा, इलेक्शन कमीशन, चुनाव आयोग। चुनाव आयोग किस आर्टिकल में, किस अनुच्छेद में दिया गया है, ये पूछा है। तो इलेक्शन कमीशन हमारा कहाँ दिया गया है, हमारा आर्टिकल 324 में ही दिया गया है। ठीक है, ये करेक्ट ऑप्शन है इसका। और फाइनेंस कमीशन हमारा, वित्त आयोग किस में दिया गया है, हाँ ये भी आपका आर्टिकल 280 में ही दिया है, कहीं और नहीं है। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, ये भी आर्टिकल 76 में दिया है, इसमें भी कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। और आपका एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट आर्टिकल 165 में है, इसको अलग से नोट डाउन कर लीजिएगा, साइड में ऐसे बॉक्स बना के आप लोग लिख सकते हैं और आपको याद रह जाएगा। डायरेक्टली आप इक्वल का साइन देके ऐसे लिख के आपको आर्टिकल आप यहाँ लिख लीजिएगा। ठीक है, आर्टिकल कौन से आर्टिकल, ये सारा आप चारों लिख लीजिएगा। तो सही ऑप्शन आपको मैं बता दूं इसमें से कौन सा है, ए इज द करेक्ट ऑप्शन। ए का 1, बी का 2, सी का 3 और डी का 4। क्लियर है, कोई डाउट नहीं है? नेक्स्ट करा देते हैं।
देखिए, बलवंत राय मेहता समिति द्वारा किस प्रकार की पंचायती राज प्रणाली के लिए सुझाव दिया गया था? Which type of पंचायती राज system was suggested by the बलवंत राय मेहता कमिटी? अगर आपको कुछ याद आ रहा होगा, लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था बलवंत राय मेहता कमिटी के बारे में, ठीक है, उसको सीक्वेंस में अरेंज करना था। वो वही बलवंत राय मेहता की कमिटी के बारे में यहाँ बात कर रहा है। किस चीज में? विच टाइप ऑफ पंचायती राज सिस्टम, ठीक है, पंचायती राज सिस्टम के बारे में यहाँ पे पूछा है। तो ये जो बलवंत राय मेहता था, ये किस टाइप का पंचायती राज सिस्टम में इन्वॉल्व हुआ था, ठीक है, कैसा था वो? तो यहाँ पे ऑप्शन 3 टायर, 2 टायर, 1 टायर और 4 टायर, ठीक है। मैं आपको बता दूं, इसका करेक्ट ऑप्शन है ए, ये 3 टायर, ठीक है। बलवंत राय मेहता कमेटी किस पंचायती राज सिस्टम से के तरह था, टाइप का था वो कैसा था? 3 टायर का था, ठीक है, क्लियर। इसमें भी आपको मैं बता देती हूँ, एक चीज और मैं ऐड कर देती हूँ आपके जनरल नॉलेज के लिए। ये 3 टायर आप भी समझ रहे होंगे, सोच रहे होंगे कि होता क्या है, तो मैं आपको बता दूं कि ये होता है ग्राम पंचायत, पहला टायर जो हम कह रहे हैं 3 टायर जो होता है, पहला टायर ग्राम पंचायत है, ये विलेज में आता है, ठीक है, विलेज लेवल, क्लियर, ये है विलेज लेवल। उसके बाद सेकंड टायर जो है वो हमारा पंचायत समिति, ठीक है, ये हमारा कहाँ आता है? ब्लॉक लेवल में आता है, क्लियर। ग्राम पंचायत विलेज लेवल में, फिर पंचायत समिति ब्लॉक लेवल में, और थर्ड में हमारा आता है जिला परिषद, ठीक है। जिला परिषद हमारे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आता है, ठीक है। ये जो हमारा 3 टायर है, ये तीनों कंसिस्ट करता है, ये तीनों उसमें आते हैं, ग्राम पंचायत, फिर पंचायत समिति और जिला परिषद, क्लियर। विलेज लेवल, ब्लॉक लेवल और डिस्ट्रिक्ट लेवल, ये तीनों अलग अलग लेवल पे यहाँ पे बलवंत राय मेहता की जो कमिटी थी वो क्या करती थी, यहाँ पे वर्क करती थी, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद वित्त आयोग से संबंधित है? कौन सा अनुच्छेद किसको पूछा है? वित्त आयोग से। Which of the following article of Constitution of India is related to the Finance Commission? इंग्लिश में है फाइनेंस कमीशन, ठीक है। फाइनेंस कमीशन से कौन सा आर्टिकल रिलेट करता है, ठीक है, फाइनेंस कमीशन किस में आता है, कौन से आर्टिकल में? 21A, 280, 324 और 124। इसका करेक्ट ऑप्शन मैं आपको बता दूं, इसका करेक्ट ऑप्शन है आर्टिकल 280, अनुच्छेद 280, ठीक है। कुछ इससे रिलेटेड मैं आपको और बता देती हूँ, ठीक है। ये जो फाइनेंस कमीशन है, ये एस्टेब्लिश होता है, ठीक है, किससे होता है, कौन करता है? एस्टेब्लिश बाय प्रेसिडेंट, ठीक है, ये एस्टेब्लिश्ड बाय प्रेसिडेंट, ठीक है, ये एस्टेब्लिश बाय प्रेसिडेंट इसको एस्टेब्लिश करते हैं। और कब करते हैं? एवरी 5 ईयर करते हैं, हर 5 साल पे करेंगे, या फिर अगर नीड होगी, नेसेसरी होगी तो वो कभी भी कर सकते हैं, लेकिन बेसिकली ये होता कब है? एवरी 5 ईयर, एवरी, क्लियर है। एवरी 5 ईयर क्या होता है? प्रेसिडेंट इसे एस्टेब्लिश करते हैं। और ये कहाँ दिया हुआ है फाइनेंस कमीशन के बारे में? आर्टिकल 280 में, क्लियर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन तीनों सेनाओं का प्रमुख होता है? सेनाओं का, तीनों सेनाओं का प्रमुख। Who among the following is the chief of the 3 armies? 3 आर्मीज के चीफ कौन होते हैं? तो इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा? हमारा प्रेसिडेंट हमारे क्या है? चीफ है, किसके? 3 आर्मीज के 3। और एक इसके साथ एक और चीज बता दूं, ये प्रेसिडेंट को क्या कहते हैं? फर्स्ट सिटीजन माना जाता है, राइट। याद होगा आपको, फर्स्ट सिटीजन ऑफ द कंट्री किसको माना जाता है? हमारे प्रेसिडेंट को, क्लियर। फर्स्ट सिटीजन ऑफ कंट्री हमारे प्रेसिडेंट को माना जाता है। और ये क्या है? चीफ है, किसके? 3 आर्मीज के। अब आप कहेंगे 3 आर्मीज क्या है, मैं इसको साथ साथ ये भी आपको बता दूं कि 3 आर्मीज हमारे इंडियन आर्मी,
वही जो हम पढ़ते हैं, ठीक है। इंडियन आर्मी फर्स्ट है, और सेकंड हमारा क्या है, इंडियन नेवी, ठीक है। और थर्ड हमारा क्या है, इंडियन एयरफोर्स। ये कौन है, ये है 3 आर्मीज। इसके चीफ कौन है, प्रेसिडेंट होते हैं, और प्रेसिडेंट को क्या कहा जाता है, फर्स्ट सिटीजन ऑफ कंट्री। क्लियर। ये कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर जितने भी इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम ओरिएंटेड जितने भी क्वेश्चंस थे जो आपके एग्जाम पर्पस के लिए बहुत जरूरी था, वो हम डिस्कस कर चुके हैं। एक सेट आपका कंप्लीट हो चुका है। अब नेक्स्ट सेट में हम फिर कुछ क्वेश्चंस लाएंगे जो आपके एग्जाम पर्पस के लिए बहुत जरूरी होगा, ठीक है। उसको आप इन सारे जितने क्वेश्चंस आपको मैंने कराए हैं उन सारे को आप बहुत अच्छे से देखिएगा, समझिएगा और सीख लीजिएगा, ठीक है। थैंक यू एवरीवन।